नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग टेस्ट पेपर के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे में दृष्टि द विजन, दृष्टि आईएएस का टोटल 15 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसका ये आखिरी टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 16 आप देख सकते हैं। और ये चूँकि आपका पता है कि 2 पेपर होता है इसमें, जीएस 1 और जीएस 2 यानी सीसेट। जीएस 1 की अगर बात करेंगे तो जीएस 2 की अगर बात करें तो इसमें क्वालीफाइंग आपको करना होता है। सीसेट का पेपर ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व कराया गया, ग्रुप में भी दिया गया। आज भी आप सभी को एक जो है टेस्ट पेपर जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो उसको ज़रूर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। फुल लेंथ का टेस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो 4-5 टेस्ट आपको प्रैक्टिस भी खुद से करा दिया गया। बाकी मैं अपने तरफ से बेहतर कोशिश किया और बाकी सब कहानी आप सभी को पता ही है कि थोड़ा जो है मेडिकल कंडीशन की वजह से लाइव लेक्चर हम नहीं ले पा रहे हैं। इन सब के लिए जो हम लाइव लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए बाकी आज टेस्ट नंबर 16 देखते हैं और एक-एक प्रश्नों का आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और सोचेंगे आज का आज यदि आपका एग्ज़ाम होता तो आप जो है कितना कैसा परफ़ॉर्मेंस करते? चलिए हम लोग देखते हैं एक-एक प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में ही है। बताना है, इसमें सही आपको ढूँढना है। लिख रहा है संविधान में आयोग की सदस्य संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। इसकी संरचना का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान जो है संसद के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का सेवा शर्त निर्धारित करने का अधिकार रखता है। ठीक है? यूपीएससी के बारे में आपको पता ही है कि संघ लोक सेवा आयोग का बात की जाए, इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य वगैरह होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्लियर है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और देखा जाए तो अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य मिलकर ये जो है आपका आयोग बनता है। राष्ट्रपति जो होते हैं, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सेवा शर्त को भी निर्धारित राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ संसद लिख रहा है, ठीक है? और यहाँ भी संसद लिख रहा है, जबकि ये काम राष्ट्रपति का है। ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल का बात करेंगे, 6 वर्ष का होता है, ठीक है? या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है? जो भी पहले हो जाए। अगला देखिए, ये आपको सुमेलित करना है, आर्टिकल वगैरह है और प्रावधान है, ठीक है? जैसे आर्टिकल 83 है, 98 है, 114 है, 129 है। 83 में देखिए क्या है, तो में संसद के सदनों की जो है अवधि है, 1 का 2 बनेगा। और देखिए 2 यहीं पे दिख रहा है, बाकी कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन चाहे तो आप लोग यहाँ से करके आगे निकल सकते थे। बाकी 98 संसद का सचिवालय का बात करता है, 114 जो है विनियोग विधेयक और 129 जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की बात करने की बात करता है। यानी उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 126, ठीक है? कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है? आर्टिकल 108 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का बात करता है, ठीक है? और आर्टिकल जो है अगर 87 की बात करेंगे, तो राष्ट्रपति का विशेष जो है अभिभाषण का बात ये करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि फुल लेंथ का टेस्ट है, तो आपके हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है? थोड़ा फास्ट मोड में आप लोग आंसर करेंगे। देखिए 169 में राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का बात किया जा रहा है, 169 में। तो बात बिल्कुल सही है, विधान परिषदों के लिए ही है। विधान परिषद जो है बनाया जाए या समाप्त किया जाए। 170 विधानसभा का संरचना है, सही है। 171 विधान परिषदों का संरचना है, ये भी करेक्ट है। 172 राज्य के विधानमंडलों के सदस्य के लिए अहर्ता है। 172 जो है राज्य के विधानमंडल के सदस्यता के लिए अहर्ता नहीं है, ये राज्य के विधानमंडलों का अवधि का बात करता है। इसके अलावा देखेंगे तो 173 इम्पोर्टेंट है। 173 में आपको राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का अहर्ता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? 173 में है। 174 में है राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रवासन और विघटन का बात जो है 174 में आपको किया गया है। जबकि 175 की अगर बात करेंगे, यहाँ पे सदन या जो है सदनों में अभिभाषण का उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार दिया गया है। ठीक है? चलिए अगले प्लस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
भारत के राज्यों में विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में या राज्यसभा के प्रतिनिधि के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। सही है, विधान परिषद, ठीक है। क्योंकि विधान परिषद का शक्ति और देखेंगे तो सीमित है। ये लोग पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम जो है 4 माह तक ही विलंबित या रोक सकता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पहले ये 3 माह तक था, ठीक है, बाद में अतिरिक्त 1 माह दिया गया इसमें। तो दोनों का दोनों सही है, ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ई बन जाएगा। विधान परिषद जो होता है आपका, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, बताइए। उसे भारतीय क्षेत्र या जो है बाहर 10 वर्षों तक जो है न्यायिक पद पे कार्य किया होना चाहिए, ठीक है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या-क्या अर्हता होना चाहिए, यही पूछा गया है। कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में या बाहर सॉरी बाहर बाहर जो है 10 वर्षों तक न्यायिक पद पे कार्य उसका होना चाहिए। ये सही है क्या बताइए? भारत में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे कार्य किया होना चाहिए, न्यूनतम, ठीक है। उसके बाद है बाहर वाला शब्द आ गया था तो ऐसे ही गलत हो गया। उसे 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो भाई होना ही चाहिए, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति का आयु 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। देखिए, कोई न्यूनतम आयु निर्धारण नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इससे में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 और 3। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें कितना जो है सही है। देखिए क्या लिख रहा है, इसके आदर्श जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निर्धारित किए गए थे, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तावना के बारे में पूछ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसकी अवधारणा अमेरिका संविधान से प्रेरित है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए अगला देखते हैं। ये देखिए अभी आपको राज्य व्यवस्था प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगला देखिए ये अनुच्छेद है और कौन से अनुच्छेद में क्या बातें हैं, यही पूछा गया आपसे। देखिए, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आप सभी को पता है नागरिकता से लेके रिलेटेड बातें की गई हैं। 5 में देखिए संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 की अगर बात करेंगे, इसमें पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद 8 की बात करेंगे तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 5 तो सबको पता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता है। 6 जो है पाकिस्तान से भारत को जो प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और इसमें क्लियरली बोला गया था 6 में 19 जो है जुलाई 19 जुलाई 1949 से पूर्व प्रव्रजन जो है कर गए थे और जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में जन्मे थे, उन्हें स्वतः ही भारतीय नागरिक मान लिया जाए, ठीक है। बाद में देखेंगे कि स्थिति के बाद भारत में प्रवेश करने नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने का आवश्यक, ठीक है। इस स्थिति के बाद जो भी प्रवेश करेगा, के लिए पंजीकरण करना पड़ेगा। अनुच्छेद जो है 7 इसकी कहानी क्या थी? तो बिल्कुल व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार यहाँ भी दिया था कि 1 मार्च जो है 1 मार्च 1947 के बाद जो है पाकिस्तान को प्रव्रजित हो गए थे जो, लेकिन बाद में वैध पुनर्वास अनुज्ञा पे भारत लौट आए थे, इनके लिए बात की गई थी। अगला देखिए, नागरिकता अधिनियम 2019 के बारे में पूछा है कि कितना स्टेटमेंट इसमें सही है। नागरिकता अधिनियम 2019 लिख रहा है कि इसका उद्देश्य है नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो आपका सीएए आया था 2019 वाला, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम ही था।
कुछ अवैध प्रवासियों को भारतीय जो है नागरिकता का मार्ग प्रदान करने के लिए ये लाया गया था और ये बिल्कुल संशोधन था 1955 में। ये विधेयक 6 गैर मुस्लिम समुदायों को विदेश अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम के तहत आपराधिक मामले में उन्मुक्ति भी प्रदान करता है। बिल्कुल जो है सही था। विधेयक जो है अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से जो आने वाले 6 विशिष्ट गैर मुस्लिम समुदाय थे, यानी 6 में देख लेंगे तो आपका हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन, पारसी और ईसाई। इनको धर्म के आधार पे नागरिकता प्रदान जो है करने की बात की गई थी, ठीक है? जो 31 दिसंबर आपके 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रव्रजन कर गए थे। इन्हीं को नागरिकता देने की बात की गई थी। जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रव्रजन किए गए थे। और कौन-कौन थे? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगला देखिए, यहाँ पे तो चलिए दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ए के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? ठीक है? राज्य द्वारा संपदा और संबंधित अधिकारों का अर्जन, संपदाओं के प्रबंधन को राज्य द्वारा ग्रहण करना, निगमों का समामेलन, खनन पट्टों का निर्माण। अच्छा, यहाँ पे अगले पेज पे आपका ऑप्शन दिखेगा। ये रहा ऑप्शन आपका। तो देखिए 31 से में देखा जाए तो राज्य द्वारा संपदा संबंधित अधिकारों का अर्जन हो गया, संपदाओं के प्रबंधन में राज्य का ग्रहण करना, निगमों का सम्मेलन, खनन पट्टों पे जो है निर्वापन या संशोधन, सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। 5 क्षेत्रों से संबंधित कानून इसमें दिया गया है, ठीक है? इसमें 4 ऑप्शन में आपके अवेलेबल ही हैं, ठीक है? इसके अलावा देखेंगे 31 जो ए जो है आपका, राज्य द्वारा निजी संपदा के अर्जन या अधिग्रहण के मामले में प्रतिकर के अधिकार की गारंटी भी देता है, ठीक है? तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन तो डी बन जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें बताइए कितना जो है आपका स्टेटमेंट सही है। देखिए लिखा गया इसका प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार ही है। हालाँकि अधिकार जो है पूर्ण नहीं है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? लोक कल्याण हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, इन सब बातों को ध्यान में रख के स्वतंत्रता दिया गया। अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं, फिर जो है वो स्वतंत्रता आपका उस पे जो है कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन के अधिकार की पूर्ण गारंटी देता है। देखिए क्या लिखा है? पूर्ण गारंटी देता है। ये सही नहीं बनेगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 19 में आपको पता ही है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, श्रेष्ठता या नैतिकता या न्यायालय का अवमानना, मानहानि, अपराधों में संलिप्तता का मामला होगा, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पूर्ण गारंटी जो ये शब्द लिखा है, इसीलिए इसको हम लोग गलत माने हैं। हाँ, आप जो है शांतिपूर्ण और निरवधि सम्मेलन जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता को खतरा जो है नहीं पहुँचना चाहिए। संवैधानिक रीतों के बारे में पूछा गया कि कितना स्टेटमेंट सही है बताइए? परमादेश किसी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। परमादेश, सही है? उत्प्रेषण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय या अधर न्यायिक न्यायालय के मामले में हस्तांतरण की अनुमति देता है और वे इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमादेश में आपको बात किए थे कि हम आदेश देते हैं। रिट होता है जो न्यायालय द्वारा किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण या अधिकारी को जारी किया जाता है, जिसमें उनके विधिक कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया जाता है। जिसका निर्वहन करने में वो विफल रहे हैं, आप उसका निर्वहन कीजिए, ठीक है? ये होता है इसमें। बाकी ये जो है निजी व्यक्ति हो गए, इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध ये नहीं जारी किया जाता है, ठीक है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भी जारी ये आपको नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य को लेके लिखा गया है और इसमें भी आपको सही ही बताना है। संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत सूचीबद्ध है, कोई डाउट नहीं है। ये संशोधन करके 1976 में
कौन-सा संशोधन करके? 42वां संविधान संशोधन करके, चूँकि मूल कर्तव्य तो था नहीं। इसी के संशोधन के माध्यम से भाग 4 ए में और आर्टिकल जो है 51 ए में इसको रखा गया। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, इनमें से एक है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है, बिल्कुल है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है आपको, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बन जाएगा। अगला देखिए, ये अनुच्छेद और प्रावधान वगैरह दिया गया है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 79 है, 85 है, 86 है और 111 है। 79 में क्या है आपको? यहाँ पे राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का अंग होता है, यही लिखा गया है। भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा को मिला देंगे, संसद बनता है, ठीक है। ये तो ये कद्दू हो गया। उसके बाद देखें 85 में है, राष्ट्रपति संसद सदनों को आहूत करते हैं, सत्रवासन करते हैं और विघटन करते हैं। 83 में बात करेंगे तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं और उनको संदेश भी भेज सकते हैं। और 111 में है, राष्ट्रपति या तो किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति को रोक सकते हैं या विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। मामला है और मुख्य जो है निर्णय है, ठीक है। ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखते हैं। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, ठीक है। ये मामला देखिए 1977 का है और इसमें देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद जो है आपका 365, ठीक है, 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के व्यापक विवेकाधिकार को बरकरार रखा था। निर्णय दिया गया था कि न्यायिक समीक्षा सीमित है। इसमें संघीय ढांचे में एकात्मक झुकाव को मजबूत किया गया था, ठीक है, राजस्थान वाले मामले में, ठीक है। इसके बाद देखिए एसआर बमई बनाम जो है भारत संघ है। ये 1994 वाला मामला, एक ऐतिहासिक निर्णय इसमें दिया गया था और इसमें बताया गया था कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग पे महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित इसमें की गई थी और बोला गया था, न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। और ये जो है ना आपको ये अगले पेज पे लिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन इस पे इधर-उधर है, बाकी मैं बता देता हूँ, सुन लेंगे आप लोग। तो राष्ट्रपति शासन जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा और ये अंतिम उपाय होना चाहिए, राजनीतिक कारणों के लिए नहीं। सदन के विघटन के पूर्व में संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, तो ये सब बातें इसमें बताई गई थी। बहुमत साबित करने के लिए विधानमंडल में शक्ति परीक्षण अनिवार्य है, ठीक है। अगला है आपको रामेश्वर प्रसाद जो है मामला 2006 वाला। इसमें देखा जाए तो न्यायालय के द्वारा बिहार विधानसभा को भंग करने को असंवैधानिक घोषित किया गया था। क्या किया गया था? असंवैधानिक घोषित किया गया था और पुनः स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति शासन को केवल वास्तविक संवैधानिक विफलता के मामले में लागू किया जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए। मान लीजिए कोई केंद्र में सरकार है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी स्टेट में मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा देती है। यहाँ पे जो है इसको असंवैधानिक घोषित किया गया, ठीक है। और लास्ट जो यहाँ पे है गुजरात मजदूर सभा मामला 2020 वाला। न्यायालय के द्वारा इसमें बोला गया था कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन केवल तब भी लागू किया जा सकता है जब आंतरिक गड़बड़ी किसी राज्य की संवैधानिक कार्यप्रणाली को बाधित करती है। इससे राज्य सरकार के लिए संविधान के अनुसार कार्य करना अगर असंभव होगा, तभी जो है ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला देखिए, ये मामला है और किस वर्ष का मामला है यही पूछा गया है इसमें। दिल्ली लॉज एक्ट मामला है, केरल एजुकेशन बिल मामला है, बेरोबारी। अब इसमें जो भी आपको पता है, जैसे मान लीजिए बेरोबारी आपको पता है कब का मामला है, 1960 का, ठीक है। तो
ढूँढेंगे, सी का जो है 1 यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि 1 कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद देखिए दिल्ली लॉज एक्ट जो है ये 1951 में है। केरल एजुकेशन बिल जो है 1958 में है और केशव सिंह मामला जो है ये 1965 का है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन-सा सही है। लिखा है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। ठीक है? 75 में देखिए अनुच्छेद ये 78 में आपको बताया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 78 में कि प्रधानमंत्री कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे, ना कि 75 में। तो आखिर फिर 75 में क्या है? ठीक है, इसमें बताया गया था 75(3) में देखेंगे तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखता है। चलिए पहला तो यहाँ पे आपका गलत हो गया। दूसरा, 77 के अनुसार संघ की कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पे जो है नाम से हुई कही जाएगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार का सभी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। केवल 2। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17, भारत के प्रधानमंत्री के पद के बारे में पूछा है कि कौन-सा सही है, बताइए? प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये लिखा गया है। ठीक है? इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता आपका कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को जब चाहे हटा लें। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास जो है प्राप्त है, हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है? हाँ, प्रधानमंत्री मान लीजिए लोकसभा में बहुमत खो देता है, तो त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। ठीक है? ये सुमेलित करना है। अनुच्छेद 74, अभी 75 के बारे में हम लोग बात किए ही। 74 में क्या है आपको? सहायता सलाह की बात की गई है कि राष्ट्रपति जो है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है? लेकिन एक बार सलाह पे पुनर्विचार का अनुरोध कर सकता है। ये हो गया आपका। 75 ए में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। ठीक है? ये नियुक्ति वाली बात है इसमें। 75 बी में क्या है आपका? तो मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जो प्रधानमंत्री के समर्थन पे निर्भर करता है। और 78 की बात करेंगे अगर, तो इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि उस सरकार के निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी प्रदान करे, जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था। ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए ही बन जाएगा। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 67 बी के अनुसार हटाया जा सकता है। बात उपराष्ट्रपति की आ गई। ठीक है? बिल्कुल। वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य कर सकता है। बताइए सही है कि नहीं? ठीक है। मान लीजिए आपको पता है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हुआ या अस्वस्थ हो गया या त्यागपत्र दे दिया या निष्कासन हो गया या उसका मृत्यु हो गया, ऐसे में आपको पता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है और तब तक करता है जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है, जो 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में जब वो कार्य करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका सही होगा। अगला देखिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन-सा इसमें सही है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। देखिए, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, ठीक है? उप मंत्री आते हैं और अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति नहीं, ये प्रधानमंत्री के पास ही होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास ही इसका अध्यक्षता होता है, ठीक है? बाकी राष्ट्रपति जो होते हैं, इनके कार्यों के निष्पादन का सलाह वगैरह देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, अभी पॉलिटी ही है।
संसदीय समिति से जो है संबंधित एक प्रश्न पूछा गया आप सभी से और इसमें भी आपको सही ढूँढना है। लिखा है तदर्थ समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जो निरंतर कार्यरत रहता है। देखिए आपको बताया था पहले भी, ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? तदर्थ समिति आवश्यकता अनुसार गठित किया जाता है और कार्य पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है। ये निरंतरता वाली बात तो आएगी नहीं। आवश्यकता अनुसार अस्थायी समिति का गठन तदर्थ आधार पे किया जाता है, ठीक है? आवश्यकता अनुसार कह रहे हैं कि गठन तदर्थ आधार पे। देखिए, अस्थायी समिति वो होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष या समय-समय पे गठित किया जाता है। तो अस्थायी समिति तो आवश्यकता अनुसार नहीं, प्रत्येक वर्ष इसका गठन होता है, ठीक है? निरंतर ये जो है कार्यरत रहता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, भारत के सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताना है। भारत का महाधिवक्ता सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है, ठीक है? देखिए, भारत का महाधिवक्ता देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, महान्यायाधि के बाद दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। किसके बाद? महान्यायाधि के बाद। भारत का महाधिवक्ता देश का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, ठीक है? भारत का महाधिवक्ता देश का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। सही सही है क्या? महाधिवक्ता देखिए कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। उसके पास देखेंगे तो मुख्य विधिक सलाहकार की भूमिका नहीं होती है, ठीक है? वो भूमिका भारत के महान्यायाधि के पास होती है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है। राज्य के राज्यपाल को रिलेटेड। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। यहाँ पे 6 वर्ष दे रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए लिख रहा है, ठीक है? देखिए, राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए, बात सही है, लेकिन आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ना कि 35 वर्ष से कम, ठीक है? कम से कम 35 वर्ष। उलझाया गया है आप सभी को। ऑप्शन नंबर डी कोई सही नहीं है। अगला देखिए, अगला लिख रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपराधिक विधि, टोल, भूमि और भवनों पे कर, पशु और नौकाओं पे कर, कौन सही है यहाँ पे? देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है, आपराधिक विधि करेक्ट है, ठीक है? केवल एक पूछा है कि राज्य सूची में शामिल नहीं है, ठीक है? तो ये तो समवर्ती सूची का विषय है। बाकी टोल आपको पता ही है, भूमि और भवन, पशु और नौकाओं पे कर, ये सब जो है राज्य का विषय है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है, ठीक है? 27 अप्रैल 2007 को भारत सरकार ने एक आयोग गठन किया था, ठीक है? ये आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। बिल्कुल 27 अप्रैल 2007 को ही भारत सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग गठित किया गया था, जिसका अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो है मदन मोहन पुंछी थे। इसीलिए इसको पुंछी आयोग के नाम से भी जाना जाता है और ये केंद्र राज्य संबंध को लेकर ही था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित होती है? अब देखिए आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ से जो है आपको ज्योग्राफी का प्रश्न देखने को मिल रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित नहीं होती है, दिबांग तो होती है, कामेंग, लोहित भी, बराक नहीं होगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ब्रह्मपुत्र के बारे में देखिए, नदी वगैरह ये सब आपको पढ़ाया गया है बड़ी अच्छे से, ठीक है? भारत में अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो ये प्रवेश वगैरह करती है। असम में जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, पहले तो नाम इसका सियांग वगैरह, फिर दिहांग इसका नाम होता है, ठीक है? लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, तोरसा, संकोच, तीस्ता ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? बराक नदी तंत्र तो बिल्कुल अलग अलग ही है, मणिपुर वगैरह में देखने को मिलता है नदी आपका। हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, आपको वेस्ट से ईस्ट को ओर जो है सीक्वेंस लगाना है, लगा सकते हैं, ठीक है?
माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, राकापोसी है, नामचा बरवा है। ठीक है, पश्चिम से पूरा जाना है। देखिए आखिरी में सबसे कौन आएगा यहाँ पे, नामचा बरवा ही आएगा। ठीक है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, तो सबसे आखिरी में तो यही आएगा। बाकी देखिए सबसे आखिरी में ऑप्शन सब में डला हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक एलिमिनेट हुआ। इससे पहले देखेंगे नामचा बरवा से पहले माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, उससे पहले नंदा देवी, देन राकापोशी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राकापोसी का लोकेशन आपको पता है, पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान वाले क्षेत्र में काराकोरम में ही पड़ता है। नंदा देवी आपको पता ही है कि उत्तराखंड में। ठीक है, पाकिस्तान में हो गया, उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट पता ही है आपको, नेपाल में। ये बस आपको सीक्वेंस लगाना था। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए। दक्षिण भारत, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा। कावेरी ही हो जाएगी, कावेरी नहीं, सॉरी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी चूंकि लंबी नदी पूछा है, ये लगभग 1400 जो है 1465 किलोमीटर ही है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकल के आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कृष्णा जो है, ये नदी जो है दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है, ये लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है। कावेरी तो 800 किलोमीटर के आसपास है। भारत में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में बताना है कौन सा जो है सही है, को लेके, जलोढ़ मिट्टी को लेके। जलोढ़ मृदा मुख्यतः नदी, घाटियों और डेल्टाओं में पाई जाती है, करेक्ट है। ये समांतर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होता है जलोढ़ मृदा। ठीक है, देखिए इसका रंग धूसर से लेकर लाल भूरे तक होता है। युवा मृदा होने के कारण परिच्छेदिका का विकास होता है। जलोढ़ मृदा काफ़ी जो है उपजाऊ भूमि भी होता है। ठीक है, इस संरचना में रेतीली दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक जो है मिलता है। बाकी इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ का समृद्धि नहीं, यहाँ पे इसका कमी होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद में रख सकते हैं। दूसरा गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर यही बनेगा। सुमेलित करना है, कौन सुमेलित है बताना है। ठीक है, अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद जो है ये माही नहीं है, साबरमती नदी के तट पे स्थित है। उज्जैन नर्मदा लिख रहा है, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे। कानपुर यमुना, ये भी गलत है, गंगा नदी के तट पे। कटक जो है महानदी, यही जो है आपका सही है। अगला देखिए, भूकंप जोखिम वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है, 3, 4, 5 या 6। ठीक है, वैसे तो भारत को 4 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। जोन 2 में कौन आता है आपका, तो जो कम क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है। ठीक है, जोन 3 में मध्यम क्षति वाला, जोन 4 में उच्च क्षति वाला, और 5 में रखते हैं अत्यधिक क्षति वाला, जहाँ बहुत ज़्यादा सबसे अधिक सक्रिय स्थिति होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्रिय वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। अपने भारत में अगर बात करेंगे तो लगभग 11% क्षेत्र जो है जोन 5 में आते हैं, जहाँ देखेंगे तो अधिक सक्रियता देखने को मिलता है, जबकि 18% जोन जो है 4 में और 30% जोन 3 में और शेष जो है 2 में आते हैं। चलिए अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर और मुख्य नहरों सहित कुल लंबाई कितनी है, बताना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर और मुख्य नहरों सहित कुल लंबाई कितनी है, बताना है। ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बाकी आपको पता है इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली में से एक है। ठीक है, फीडर और मुख्य नहर सहित ये लगभग जो है 650 के आसपास जो है पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। अराकू घाटी तमिलनाडु का है, कुर्ग केरल का, चिकमंगलूर कर्नाटक का, वायनाड जो है आंध्र प्रदेश का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ये तो अराकू घाटी जो है आपका तमिलनाडु का दे रहा है, ये तो जनजातीय क्षेत्र है, अरबिका कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये कहाँ पे है आपको, आंध्र प्रदेश में है।
कुर्ग दे रहा है केरल में, या कुर्ग कर्नाटक का सबसे जो है कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, कुर्ग जो है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थान है, शहर है, सुमेलित करना है। राष्ट्रीय वानिकी कृषि अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण अभियंत्रिक संस्थान, ये कहाँ पे है आपका? तो ये जो है नागपुर में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये वाराणसी में। और कृषि वानिकी संस्थान, ये आपको झांसी में। ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए सब्जी वाला आपका वाराणसी में ही है। पर्यावरण जो है अभियांत्रिक और अनुसंधान जो है नागपुर महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का कुल बक्साइट संसाधनों में उनके हिस्सेदारी के आधार पे अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। अब अवरोही और आरोही में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी सबसे बड़ा पहले होगा, फिर इससे छोटा, ऐसे सीक्वेंस आपको लगाना है, ठीक है। ये देखते हैं इसको। देखिए सबसे ज़्यादा किसको पूछ रहा है? बक्साइट को लेके, तो उड़ीसा में ही है, तो सबसे पहले उड़ीसा आएगा 2, ठीक है। उड़ीसा, इसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है बांध और नदी सही सुमेलित नहीं है? तिलैया बराकर दे रहा है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। बराकर झारखंड में पड़ता है आपका। टीकरपाड़ा महानदी दे रहा है, ठीक है, ये भी आपका सही है। टीकरपाड़ा उड़ीसा वाला, ये महानदी पे ही बांध है। नागार्जुन जो है कावेरी पे दे रहा है, ठीक है। नागार्जुन जो है ये कृष्णा पे है, ना कि कावेरी पे। कृष्णा कावेरी में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए देखिए प्रश्न बनाया गया है कि कृष्णा पे है। गांधी सागर जो है चंबल पे है। गांधी सागर, तो ये तो सही है। गलत पूछा गया था ना, ऑप्शन नंबर सी। नील नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। लिख रहा है नील नदी के बारे में कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और लाल सागर में जाके गिरती है। नील नदी के बारे में पता है आपको, विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का लंबाई कितना है आपको? 6,800 जो है किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नील नदी जो है मिस्र के तट के साथ भूमध्य सागर में गिरती है। पहला गलत हो गया। इसके मुख्य सहायक नदियां व्हाइट नील, ब्लू नील और अटबारा है, ठीक है। ये सही है, 3 सहायक नदियां है इसकी, व्हाइट नील, ब्लू नील, अटबारा। अगला देखिए, इसका उद्गम उन नदियों से होता है जो चार झील में मिलती है। ये आपका जो है सही नहीं बनेगा। ये नदी जो है केनिया, तंजानिया, युगांडा में स्थित जो विक्टोरिया झील से बहने वाली सहायक नदी है, उसी से इसका निर्माण होता है। यहाँ पे केवल और केवल 2। ब्लैक थंडर और जो है गोबरा कोयला खदानें क्रमशः निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। ऑप्शन नंबर डी। दानाकिल और साध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। ये 3 टेक्टोनिक प्लेट के मिलान बिंदु पर स्थित है। इसे ग्रह के सबसे गर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। इथोपिया, इरिट्रिया और केनिया तक फैला हुआ है। बताना है कौन सही है। दानाकिल अवसाद, ये भूवैज्ञानिक अवसाद है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका के अफार ट्रायंगल में स्थित है। पहला वाला यहाँ पे सही है। दूसरा भी सही है, ग्रहों के सबसे गर्म स्थान के रूप में। इथोपिया, इरिट्रिया और केनिया, ठीक है। ये आपको जो है सही नहीं बनेगा। ये दक्षिणी इरिट्रिया और पश्चिमी जिबूती तक फैला हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागरीय प्रकार का झाड़ीदार क्षेत्र है? ठीक है, झाड़ीदार क्षेत्र।
रामो मैक्सी ये तो आपका बुशवेल्ड ही केवल हो जाएगा। ठीक है, बुशवेल्ड नहीं, मक्कीवियस, ऑप्शन नंबर सी। रामे जो है दक्षिणी अमेरिका में एडीज में पाया जाने वाला अल्पाइन टुड्रा है ये। ठीक है, बुशवेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाला सवाना प्रकार का वनस्पति है। ठीक है, झाड़ीदार पूछ रहा था। और हीथ के बारे में आप सबको जानकारी है ही। ये शीत जो है शीतोष्णीय जो है जलवायु का पोषक तत्व में कमी मृदा वाला जो है ये। अगला देखिए कथन कारण है, लिख रहा है भूमध्य रेखा के समीप उच्च समुद्री सतह तापमान होने के बावजूद उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। चक्रवाती घूर्णन आरंभ करने के लिए भूमध्य रेखा समीप कोरियलिस बल अत्यंत कमजोर होता है। बताना है कौन सा सही है। बिल्कुल, भूमध्य रेखा के समीप उच्च समुद्री सतह तापमान होने के बावजूद भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। वजह क्या है? चक्रवाती घूर्णन आरंभ करने के लिए भूमध्य रेखा के समीप कोरियलिस बल अत्यंत ही कमजोर होता है। वजह भी सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपको ज्योग्राफी, पहले पॉलिटी देखने को मिला, फिर ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। भौगोलिक विशेषता है, देश है, और ये जो है सुमेलित करना है। पहला है जो ओकावांगो वेशिन, तो ये जो है बोत्सवाना, कोलोराडो पठार है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। सेरेंगेटी मैदान, ठीक है, तंजानिया। और गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन से जो है ब्लैक पर्वत के उदाहरण है? बताना है सही उत्तर यहाँ पे। ब्लैक पर्वत, पासेजेस का पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सियरा नोएडा है, सतपुड़ा है, सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। ये द्वीप है, अनुमानित लगभग क्षेत्रफल है, सम्मिलित करना है। ग्रीनलैंड आपको पता ही है सबसे बड़ा है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यही है। डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र भी है, 2 लाख से ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, 21 लाख जो है 60,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ए का 3 हो गया, लेकिन 3 दो जगह दिख रहा है, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। न्यू गिनी, ये लगभग जो है 78500, 7,85,000 के आसपास। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बोर्निया जो है, ये लगभग 7,43,000 के आसपास। मेडागास्कर जो है 5,87,000 के आसपास। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 45। गज गरजता जो है 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 शब्द ये किससे जो है संबंधित है, पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती, दोनों गोलार्ध में शांत भूमध्य रेखीय पहुंच, दक्षिणी गोलार्ध में मजबूत पश्चिमी पवने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी कथन है और कारण है, वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है। कुछ बड़े वृक्ष उच्च पोषी स्तरों का असंख्य शाकाहारी परजीव और अति परजीवता से आश्रय देता है। बताना है कौन सही है। वन परिस्थिति तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है, बात सही है। और कुछ बड़े वृक्ष उच्च पोषी स्तरों का असंख्य शाकाहारी परजीव और अंतर्जीवियों को सार आश्रय देते हैं, तो रीजन भी सही है। संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशीलता क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बताइए कौन सा इसमें सही है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र भारत के सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 10 किलोमीटर के निश्चित पेटी के रूप में समान रूप से परिभाषित नहीं है। ठीक है, पहला वाला बताना है कि सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए पर्यावरण जो संवेदनशील क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र जो है किसी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर अधिकतम 10 किलोमीटर तक फैला हो सकता है। हालांकि जहाँ महत्वपूर्ण परिदृश्य संबंध, पारिस्थितिक संपर्क या महत्वपूर्ण आवास स्थल मौजूद है, वहाँ ये लगभग जो है आपका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र 10 किलोमीटर से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर की निश्चित पेटी, जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है निश्चित पेटी, इसलिए स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अधिनियम 1986 सरकार को ये अधिकार प्रदान करता है कि उस संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव कॉरिडोर के आसपास क्षेत्रों के
पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका सही है, कर सकते हैं बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है दिया है, ये बताना है। तो देखिए, टैंसले, आर्थर टैंसले के द्वारा 1935 में द यूज एंड एब्यूज ऑफ वेजिटेशन कंसेप्ट्स एंड टर्म नामक एक शोध पत्र था, वहीं पे दिया गया था ये टर्म। ये रामसर साइट है, राज्य किस राज्य का है ये बताना है। ठीक है, अभी तो आपको पता ही है 91 जो है अभी आर्द्र भूमि है भारत में। ठीक है, भारत जो है 1 फरवरी 1982 को आर्द्र भूमि का अभिसमय रामसर अभिसमय के नाम से जाना जाता है, पक्षकर बना था इसका। ठीक है, भारत में लगभग देखेंगे तो ठीक है, तो 15 लाख के आसपास देखेंगे हेक्टेयर में फैला हुआ है। खैर, तावा जलाशय कहाँ का है, तो तावा जलाशय है मध्य प्रदेश में। हरीके वेटलैंड, ठीक है, ये पंजाब पड़ जाएगा, हरीके। ठीक है, इसके अलावा देखें, हरीके जो है पंजाब, सस्थमकोटा झील ये केरल का, और चंद्रताल जो है आपका हिमाचल का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बन जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य है, सुमेलित करना है, तो जस्ट जानकारी आपसे पूछा गया है। देखिए, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ का है आपका, नोकरेक, तो ये बन जाएगा आपका मेघालय का, 1 का 3। कोइबुल जो है लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर का। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है आपका अरुणाचल का। देइंग पटकाई जो है वन्य जीव, ये जो है असम का। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, बी, 3, 1, 2, 4। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के संदर्भ में बताना है कि कौन सा जो है सही है। देखिए, लिख रहा है कि ये जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व उत्पादकों को उन उत्पादकों के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए जिम्मेदार बनाता है जिसमें वापसी, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान शामिल होता है। ठीक है, करेक्ट है। भारत में ईपीआर के कार्यान्वयन हेतु कानूनी ढांचा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्लासिकल स्मॉग मुख्यतः किससे बनता है। क्लासिकल स्मॉग सूर्य के प्रकाश में बनने वाले ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से शीतल और आर्द्र परिस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और कणिकीय पदार्थ से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लासिकल जो स्मॉग है इसको हम लोग लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। ठंडी और आर्द्र जलवायु में होता है और कोयले और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कणिकीय पदार्थ की उच्च सांद्रता देखने को मिलती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें गलत कथन ढूंढना है। ओजोन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ओजोन। ठीक है, यानी O3 जो है, कि ओजोन कैसे नहीं होता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ओजोन एक अभिक्रियाशील गैस है जो 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, सही है। ओजोन क्षेत्र समताप मंडल में ओजोन परत के पतले होने को दर्शाता है। ओजोन समताप मंडल में ऑक्सीजन की परावैंगनिक किरण को क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, सब सही है। यहाँ पे गलत पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए ही है। भारत पशु कल्याण बोर्ड के बारे में बताइए कि कौन सा इसमें सही है। भारत पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में स्थापित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। ठीक है, करेक्ट है। बोर्ड की स्थापना श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा की गई है, दूसरा भी क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जैव विविधता पे कन्वेंशन जो है उसी के बारे में पूछा है कि कितना कथन यहाँ पे सही है आपको। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक कानूनी रूप से वैधकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका भारत एक पक्षकार रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। जैव विविधता कन्वेंशन पहुंच और लाभ साझाकरण पे कार्टाजेना प्रोटोकॉल और जैव सुरक्षा पे नागोआ प्रोटोकॉल शामिल है। ठीक है,
देखिए, पहुँच और लाभ साझाकरण पे नागोया है, ठीक है? और ये जय सुरक्षा पे, तो ये दूसरा वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल और केवल 1। निर्वात में प्रकाश की गति, अब देखिए साइंस का प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? ये आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में न्यूनतम ऊँचाई, ये सब प्रश्न आपको कराया जा चुका है। ठीक है, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो अपनी ऊँचाई का लगभग आधा हिस्सा का उसके पास दर्पण होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया के ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का आवश्यकता होता है? ठीक है, अवतल, बेलनाकार, उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया यानी कहने का मतलब क्या है? ये दूरदृष्टि की बात कर रहा है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है। इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, लेकिन नज़दीक का वस्तु स्पष्ट नहीं देखता है। ठीक है? यानी इसमें होता क्या है, निकटवर्ती वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, रेटिना के पीछे फ़ोकस हो जाती है। ठीक है? ये इसमें दिक्कत होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको जो है दूर किया जाता है। अगला देखिए, उपकरण है, ऊर्जा का रूपांतरण है और ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ये रहा। चलिए देख लेते हैं। देखिए डायनेमो है, तो डायनेमो आपको पता ही क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलने का काम करता है, तो 1 है तो 2 बन गया। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत को ध्वनि में बदलने का काम करता है। सोलर सेल क्या करेगा आपका, सौर ऊर्जा को जो है ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और बैटरी क्या करेगा आपको, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 2, 1, 3, 4 है और ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको ए में। जब एक लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो पिंड का आभासी भार क्या होता है? नीचे की ओर आती है। वास्तविक भार से अधिक हो जाता है, वास्तविक भार के बराबर, वास्तविक भार से कम, वास्तविक भार से जो है कम ही हो जाएगा, नीचे की ओर त्वरित होगी तो। गुप्त ऊष्मा का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम ही बन जाएगा। किसी निश्चित माध्यम में तापमान बढ़ने पे ध्वनि की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए तापमान टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ध्वनि की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब आपको बताया गया है। घटेगा, वही रहेगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब भी टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, ध्वनि की गति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बाकी आपको बताया कि ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है, उससे कम जो है आपका द्रव में, उससे कम जो है गैसियस मीडियम में। ठीक है? ध्यान देंगे जैसे-जैसे ठोस से द्रव और फिर गैस में जाएँगे, ध्वनि की गति बढ़ती जाती है। ठीक है? ये सब तो आपको बताया जा चुका है। हवा में ध्वनि की गति देखेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लगभग कितना होता है? 331 मीटर पर सेकंड होता है। वहीं पे देखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस पे गति जो है 344 हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 था और 22 पे 344 यानी बढ़ता है। ठीक है? बाकी एक बात और ध्यान रखेंगे, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो उसकी गति और तरंग-दैर्ध्य परिवर्तित होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति जो है स्थिर रहती है। ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? ये जो है चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? बताइए। तो 6.002 इंटू 10⁻23 ही होता है। एक मोल में उपस्थित कणों के संख्या ये एवोगाद्रो संख्या होता है। बोरेक्स का यहाँ पे देखिए फ़ॉर्मूला आपसे पूछा गया है। बोरेक्स का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है? इसमें 2 सोडियम परमाणु, 4 बोरान, 7 ऑक्सीजन, 10 जो है इसमें जल। ठीक है? और इसका उपयोग जो है सफाई एजेंडा, सौंदर्य प्रसाधन और प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। ये प्रकृति स्रोत है, अम्ल वगैरह है। कौन-सा अम्ल किस स्रोत से मिलता है? देखिए जैसे इमली है यहाँ पे, इमली से टार्टरिक अम्ल, टमाटर से जो है ऑक्ज़ैलिक अम्ल, सिरका की बात करेंगे, यहाँ से एसिटिक अम्ल और चिट्टी के डंक में जो है ये आपका मेथोनोइक। यहाँ पे ऑप्शन जो बन जाएगा वो डी। ग्रेफ़ाइट का संरचना कैसा होता है? सब प्रश्न कराया गया है आप लोग को। षटकोणीय ही होता है। ठीक है? अगला देखिए,
ये आपको बताना है कौन सा बैंड जो है कितना हर्ट्ज आवृत्ति रेंज इसकी क्या है, यही बतानी है। ठीक है, तो जो उपग्रह में आवृत्ति बैंड होता है और उनका उपयोग होता है, जैसे एल बैंड है। एल बैंड जो है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज के लिए काम करता है, एल बैंड। एस बैंड जो होता है आपका, ये 2 से 4 तक काम करता है, एस बैंड आपका। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो एक सी बैंड होता है, सी जो है 4 से 8 के लिए काम करता है। देखिए ये भी बात आप लोग याद रख लेंगे, तो हो सकता है ऑप्शन में पूछ दिया जाए। एल बैंड तो 1 से 2 के लिए हो गया, एस बैंड जो है इससे ज़्यादा 2 से 4 के लिए, और इसके बाद जो है सी बैंड, सी बैंड जो है 4 से 8 के लिए होता है। ठीक है, और क्यू बैंड जो है ये 12 से 18 के लिए होता है। ठीक है, क्यू बैंड। इसके अलावा एक्स बैंड होता है आपको 8 से 12 के लिए, और का बैंड जो है ये 26 से 40 के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन दाद जैसे रोग का वाहक होता है? कवक रोग जनक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, कवक ही होगा। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? किसमें? जल में। देखिए डी, सी है, आपको सभी बताया ही गया है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? तो केडा ग्रुप, ये वसा में घुलनशील होता है। बाकी पानी में कौन कौन होता है? तो बी और सी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी ऑप्शन ही। कौन सा हार्मोन संघर्ष या पलायन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? संघर्ष या पलायन हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। मानव शरीर में गैसों के परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, बताइए कौन स्टेटमेंट सही है। रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के परिवहन का माध्यम है, करेक्ट है। लगभग 97% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुले हुए रूप में वहन जो है की जाती है। इसमें ऑक्सीजन प्लाज्मा में गलती है, बिल्कुल। 97% ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिका में हेमोग्लोबिन से जुड़कर परिवर्तित होती है। 3% ही जो है प्लाज्मा में घुली होती है, कितनी? मात्र 3%। बाकी सब आरबीसी में, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। श्वेत जो है रुधिर कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, ये श्वेताणु, ये सुमेलित करना है, ब्लड ग्रुप है और संगत दाता समूह है। ठीक है, तो देखिए ये में आपको पता है कि एंटीजन जो है यही होता है, और इसमें प्लाज्मा में प्रतिरक्षी जो है एंटी बी होता है, और ये जो है ये ए और ओ को दे सकता है, संगत दाता समूह। ठीक है, बी जो है आपका बी और ओ, ए बी जो है ए बी, ए बी ओ, और ओ जो है ओ। ठीक है, डी यहाँ पे ईसीजी का पूर्ण फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, बता सकते हैं इजिली, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 75 प्रश्न कंप्लीट कर दिए, लेक्चर का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। 75 प्रश्न इसके और बच रहे हैं, तो चूंकि डिटेल डिस्कशन अच्छे से करना है, इसको मैं आज, वो आपको अपलोड हो रहा है, 12 को एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, ये आखिरी ही टेस्ट सीरीज डिस्कशन है, और इसके बाद आप लोग अपने रिवीजन वगैरह करेंगे, और फिर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अलग स्तर से आप सभी के लिए जो है काम जो है अलग स्तर से किया जाएगा। तो अगला पार्ट जो है देखते हैं, कल जो है इसको कंप्लीट करा देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।